रविंद्र शर्मा जी, रमन भल्ला जी, मनमोहन जी और हमारे चौधरी साहब किसान सेल के गेरूराम जी, गौरव खजूरिया जी, हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स जो आज मंच पर हैं आपके सामने, उन सब की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए, क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून। ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता है। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान मैं किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा है। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 साढ़े 300 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा। हमारी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति, हमने संसद में भी प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति जी के पास कल हमारे तमाम नेता गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उनसे भी गुजारिश की, अपील की, अनुरोध किया कि आप अपना हस्ताक्षर इस पर मत करिए, क्योंकि देश के 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ ये अन्याय होगा और घोर अन्याय होगा। हमारी आपत्ति ये है कि एपीएमसी मार्केट यार्ड, जिसके भीतर किसान जब जाता है, अपनी फसल लेकर जाता है, वहां मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। कैसे होती है? बोली लगती है उसकी अनाज पर, उसकी फसल पर, और समूह होते हैं किसानों के, सब कुछ सामने हो रहा होता है। बोली लगने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबके दिमाग में होता है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक सिस्टम इसलिए लाया गया था, कांग्रेस सरकारों द्वारा लाया गया था, ताकि किसान के साथ अन्याय न हो, किसान का शोषण न हो, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके, किसान को अपनी फसल का मूल्य बराबर मिल सके। तो एक बेंचमार्क प्राइस जिसको कहते हैं वो एमएसपी होता है। सबके दिमाग में वो बेंचमार्क प्राइस होता है और फिर बोली लगती है। बेंचमार्क प्राइस से नीचे तो नहीं लगती, उसके ऊपर ही लगती है। कम से कम एपीएमसी के यार्ड में तो बेंचमार्क प्राइस से ऊपर ही उसको कीमत मिलती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुंह से
सरेआम, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पद है, लेकिन सरेआम गलत बयानी करते कि किसान आजाद हो गया। किसान पहले भी आजाद था, बेड़ियों में नहीं था। पहले भी वो एपीएमसी के बाहर भी बेचने का उसको अधिकार था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आपने कानून लाए और अब वो एपीएमसी के बाहर बेचेगा। अब फर्क ये आया है कि आपने इस पूरे कानून में, इन तीनों कानूनों में एमएसपी नाम नहीं रखा। तो जब बेंचमार्क प्राइस नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, किसान को औने पौने दाम पर निजी प्लेयर्स को, निजी व्यापारियों को बेचना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, एपीएमसी थोड़ा ही बंद हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एपीएमसी अभी तो चल रही है। एपीएमसी के अंदर दो व्यय होते हैं, दो फीस होती है, मार्केट फीस और डेवलपमेंट फंड। वो तो उनको देनी होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां एपीएमसी यार्ड के बाहर किसान के खेत पर सामान खरीदेंगी, उन पर ना वो फीस लगेगी ना वो फंड लगेगा, उन पर कोई खर्चा नहीं आएगा। बताइए, ऐसे में एपीएमसी कब तक टिक पाएगी कृषि की खरीद फरोख्त में? लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? निजी प्लेयर्स के लिए कोई फीस नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई फंड नहीं। एपीएमसी पर फंड भी है और मार्केट फीस भी है। ये एक उदाहरण मैं देता हूं कि रोडवेज की बस चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। तो सरकारी रोडवेज की बस पर तो आप रोड टैक्स लगा देते हो, प्राइवेट बस को कहते हो आप रोड टैक्स से फ्री हो, आप नहीं लोगे रोड टैक्स। तो बताइए, घाटे में कौन रहेगा और फायदे में कौन रहेगा? और जो घाटे में रहेगा वो कब तक चला पाएगा अपनी बस? ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये किया जा रहा है सरकारी एपीएमसी के साथ, इस सरकार द्वारा। तो किसान का नुकसान एक तो आपने कर दिया कि आपने एमएसपी शब्द नहीं रखा। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी जबान पे भरोसा रखो, ये सुनकर ही हंसी आ जाती है। जिस व्यक्ति ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद, 21 दिन मांगे थे कोरोना में, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में वादा किया था, काला धन पूरा वापस लाने का वादा किया था, अब भी वो हिम्मत जुटाकर कहते हैं मेरी बात पर भरोसा रखो। आज भी इतनी हिम्मत, या तो ये अहंकार है या हम सबको, आपको, मुझे, किसान को, बेरोजगार नौजवान को, सबको मूर्ख मानते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमारी आपत्तियां हमने कमिटीज में भी रखी, बार बार प्रेस वार्ताओं के जरिए भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। ना केवल खेतीहर मजदूर और किसान, मंडियों में काम करने वाले, ढुलाई करने वाले, ट्रांसपोर्टर, आड़ती, अलग अलग श्रेणियां हैं जो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगी इस कदम से। अब जो आय होती थी वो राज्यों को होती थी, प्रांतों को होती थी। जो डेवलपमेंट फंड आता था मंडी में एपीएमसी के जरिए, वो ग्रामीण विकास के लिए ही लगता था। सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसी में जाता था। वो आना बंद हो जाएगा और करोड़ों रुपए का नुकसान राज्यों को आपने किया। आप एक तरफ तो जीएसटी नहीं दे रहे, जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है, आपने हस्ताक्षर किए हैं, ये संविधान के द्वारा आप पर ये पाबंदी है कि आपको राज्यों को जीएसटी देना होगा। जब आप वो नहीं दे रहे तो आपकी जुबान पे कोई कैसे भरोसा करेगा? और फिर आपने ये जो हमारी संविधान की मूल व्यवस्था है, जिसमें राज्यों को भी कुछ अधिकार हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी आपने, उस पर भी एक बहुत बड़ा हमला किया कि अब वो फीस जो मार्केट में जो फंड आता है, रूरल डेवलपमेंट फंड, वो प्रांत सरकारों के पास आना बंद हो जाएगा। ऐसे में जो आज राज्यों की आर्थिक स्थिति है, चरमराई हुई है, वैसे ही कमजोर है,
आप सोचिए राज्यों के साथ क्या होने वाला है। आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब 86% इस देश का किसान 2 एकड़ 5 एकड़ के नीचे नीचे की होल्डिंग्स है उसकी, उसके पास उतनी ही जमीन है। 86%। ये हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़ा है, एग्रीकल्चर सेंसस का आंकड़ा है। ऐसे में आपने एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ वाले किसान कैसे तो एग्रीमेंट करेंगे जो उनके हित में भी रहे, कहां वो साइन करेंगे। और अगर विवाद हो जाए, अब आज भी विवाद तो होते हैं, विवाद तो कहीं भी हो सकते हैं, एपीएमसी में भी विवाद होते हैं, मैं भी सरकार में रहा हूं, मैंने भी देखा है विवाद कैसे होते हैं एपीएमसी में। विवाद का निपटारा, मेरा अगर रविंदर जी से विवाद हो गया, हम 20 साल से व्यापार आपस में कर रहे हैं, हम निपटा देते हैं वहीं बैठकर, वहीं खड़े होकर खत्म कर देते हैं विवाद। लेकिन अब नए कानून में किसान को एसडीएम और डीएम के दरवाजे पर जाना हो, किसान पटवारी तक चला जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है इस देश में। ऐसे किसान से आप उम्मीद करते हो कि वो अपने हक की लड़ाई एसडीएम के दरवाजे में दरवाजा खोलकर जाकर अपनी बात रख पाएगा? ये आत्मविश्वास मोदी जी को कैसे आया, मुझे नहीं समझ में। जो व्यक्ति खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरता हो, वो सोचता है इस देश का किसान एक एसडीएम के दरवाजे में धड़धड़ाते हुए घुस जाएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। और लड़ाई किससे होगी? बड़े बड़े उद्योगपतियों से होगी, बड़ी चेन से होगी, मल्टीनेशनल से होगी। कैसे लड़ेगा वो? ये बात सोची नहीं गई। तो जब हम कह रहे थे संसद में कि चर्चा करिए, कमिटी में भेजिए, वहां ये तमाम आपत्तियां हम सब की, और भी विपक्षी दल हैं, तमाम लोगों की आपत्तियां हैं, वो दर्ज होंगी, उन पर चर्चा होगी। एमएसपी सबसे बड़ी आपत्ति है। जब एपीएमसी ही नहीं रहेगी तो आप एमएसपी कहां देंगे? एपीएमसी के अंदर जो व्यापार होता है, रोज का व्यापार का रजिस्टर बनता है कि कितनी आवक हुई, कितना माल उठा, कितनी कीमत पर उठा, कौन सी फसल उठी। जब व्यापार एपीएमसी के बाहर शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा, ये आंकड़ा सरकार को कैसे मिलेगा? ये हमारी दूसरी एक और आपत्ति। आपके पास ये आंकड़ा ही नहीं होगा कि देश में कितनी धान हुई, कितनी गेहूं हुई, कितनी कीमत पर किसने उठाई, और स्टॉकिंग कितना हुआ, कितना होर्डिंग हो गया, कितना जमाखोरों ने ले लिया। कोई आंकड़ा नहीं रहेगा आपके पास। आप पूरी तरह से किसान को और तरीका आपने अख्तियार किया। लोकसभा में आपने मेजॉरिटी का फायदा लिया और राज्यसभा में आपने ना कभी नहीं हुआ। आप सब लोगों को पहले उन चीजों को देखना है कि ये तरीके क्या अख्तियार कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब किसान अकाली दल की, वो इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हुई? गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि मैंने कहा था सिलेक्ट कमेटी भेजो ताकि मेंबर पार्लियामेंट्स उसमें बहस करें और किसानों के संस्थाओं को बुला करके उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। मगर क्या मजबूरी पड़ी थी, और ना ही सिलेक्ट कमेटी, ना ही पार्लियामेंट में बहस, और सीधे आपने आंख बंद करके इसको पासिंग में डाल दिया। और जो कल पूरी अपोजिशन ने, जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को और हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो ऐसे में इन्होंने जो पास किया ये गैर कानूनी है। आप इसको उस पर भी नजरें रहेंगी कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जमहूरियत को बहाल रखेंगे या वो भी उस पर एक सेल लगाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी तौर किसानों के इस हित को लेकर अगले 16 दिन का आज से, जिसकी शुरुआत है पूरे देश भर में, तमाम स्टेट्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी शुरुआत आज 24 सितंबर से हमने किया है। पवन खेरा जी ने आपको सारे सब्जेक्ट पर डिटेल दे दी। इसके आगे का हमारा रोजाना का शेड्यूल किसानों के साथ मिलकर हमारी संस्थाएं किसानों को उनकी आवाज बनकर आवाम के सामने रहेंगे। 2 अक्टूबर 150वां जन्मदिन हमारी आपकी वार्तालाप होगी और कुछ किसान संस्थाओं को लेकर उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे।
फिर उसके बाद चलता जाएगा 10 अक्टूबर कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसको भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको भी प्रधान। कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह से सरकार के कान खोलें और उनको किसानों की ये समस्या, किसानों का ये उम्र भर का जो वो तकलीफ देने जा रहे हैं वो उनको समझ आए और इसको रिकंसिडर करें। जो सवालात पवन खेरा जी ने के लिए आपके ज़हन सामने रखे उसको रिकंसिडर करे गवर्नमेंट। हमारा मिनिमम मकसद है कि देखो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको डिसरप्ट किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, और उसमें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी में एक अगुवाई रखने वाले थे, उनको जनरल सेक्रेटरी बात कहाँ तक जाएगा, जवाब दे दिया। नहीं, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ जी। सर, अगर आने वाले टाइम में मतलब कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा? बदलाव तो निरंतर रहता है, सरकार बने या नहीं बने, कोई भी जीवंत संगठन में परिवर्तन नियम है, और जो संगठन जीवित हैं, जिसमें जान है, उसमें हरकत रहती है, परिवर्तन रहते हैं, ये तो जिंदा रहने की निशानी है। बहुत ज़्यादा आज मुझे रविंदर जी बता रहे थे कि कई नेताओं को थ्रेट आया हुआ है, रमन भल्ला जी यहाँ बैठे हैं, कई लोगों को थ्रेट आया हुआ है, और उनका थ्रेट परसेप्शन अच्छी तरह से देखते समझते हुए सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो इतने सालों से लोकतंत्र का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं। उनकी स्वयं सुरक्षित वो नहीं रह पाएं, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? और अब तीनों जगह पे शासन किसका है? गृह मंत्रालय के तहत है, केंद्र सरकार का शासन है। तो केंद्र सरकार में गृह मंत्री को विशेष तौर पे इस बात का उत्तर देना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए तमाम नेताओं को, किसी पार्टी के हों, कोई हो, कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पवन जी, मैं आपको पहले भी अभी प्रेस वार्ता में भी बोला, मैं फिर से कहता हूं, अपने 6 महीने के पीएम केयर फंड का तो हिसाब नहीं दे पा रहे। हमसे 70 साल की बात करते हैं। उन 70 सालों में जनता ने ही तो बार बार चुना। जिस तरह से आप वोट के माध्यम से जीत कर आए, उसी तरह से हम भी वोट के ही माध्यम से जीत कर आते थे। वो नेहरू जी हों, वो इंदिरा जी हों, वो मोरारजी हों, वो अटल जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सब वोट ही के माध्यम से तो आए हैं। आप अकेले थोड़े ये वोट जीत लेकर आए हो, सभी वोट के माध्यम से आए हैं। तो आप अपने आप को प्रश्नों से बचाते हुए घूमते हो, और सुबह से शाम तक नेहरू जी से शुरू करते हो और राहुल गांधी तक लाते हो चर्चा को। अपना हिसाब किताब कब देंगे? 5 साल हो गए, 6ठा साल खत्म होने वाला है, 7वां साल शुरू हो रहा है, कब दोगे हिसाब? हम जवाब मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक देश के बेरोजगार नौजवान को इसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा पिछले 4 सालों में। जब तक किसान को उसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों एमएसपी का वादा झूठा साबित हो रहा है। जब तक महिलाओं को ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आपकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा खतरे में और किस तरह से आपकी सुरक्षा खत्म हुई। किसान, बेरोजगार, महिला, सीमा सुरक्षा, कोविड, आज अभी आपने सुना यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ये तमाम मुद्दे तो नेहरू जी आकर जवाब तो नहीं देंगे ना। जवाब तो अब मोदी जी को ही देना है। ये बात वो जितनी जल्दी समझ लें उतना इस देश के लिए अच्छा होगा। किस तरह से बातों को घुमा के, क्या वो अपनी, जिस तरह से अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन का विवाद नहीं है, कहीं पे भी वो आगे नहीं बढ़े हैं LAC पे, तो लेकिन उन्हीं के एक हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे हमला किया गया है, या वहाँ पे जमीन को 19 जून मैं इस देश के इतिहास का काला दिन मानता हूं, क्योंकि उस दिन पहली बार, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ऐसा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। उसकी सजा चलो जो होगी वो होगी। झूठ बोलने के साथ साथ चाइना को, चीन को क्लीन चिट दे दिया। यही तो चीन सुनना चाहता था आपके मुंह से, कि कोई आया ही नहीं। तो जब कोई आया ही नहीं था तो हमारे 20 वीर सैनिक कहां शहीद हुए? अपनी सीमा में या चीन की सीमा में? आप पूरे विश्व में क्या बताना चाह रहे हो कि हम लोग एग्रेसर थे, हमने किसी की सीमा में जाकर खलल डाला? ये किस तरह का आप सर्टिफिकेट अपने ही वीर सैनिकों को दे रहे हो? ये हमारे दिल को पीड़ा पहुंचाता है कि आप एक तो क्लीन चिट दे रहे हो चीन को, दूसरा अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, और तीसरा
आप वो तमाम अपनी विफलताएं ढक रहे हो, छिपा रहे हो, जो आपकी 18 बार आपकी मीटिंग हुई जी जिनपिंग के साथ। जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो बार बार आप चीन चले जाते थे, पता नहीं क्यों चले जाते थे। जब आप प्रधानमंत्री बने तो 5 बार आप शी जिनपिंग से मिले। आखिर क्या कारण है? आपकी विदेश नीति असफल क्यों हुई है? टैक्स पेयर के पैसे से ये सब खर्चे होते हैं। आप जाते हैं, आप मिलते हैं, झूला झूलते हैं, चाय पिलाते हैं, जो भी करते हैं आप, वो आपके और मेरे जेब से पैसा जाता है। तो हमारा हक है ये पूछना कि आपकी विदेश नीति में क्या कमी रह गई कि आज चीन को इतना आत्मविश्वास है कि वो अलग अलग जगह पर कोशिश कर रहा है हमारे यहाँ घुसपैठ करने की। आपका अपना सांसद अरुणाचल का, आपका अपना सांसद लद्दाख का, वो क्या बोल रहा है उसकी तो